Assalamu alaikum, my dear students. I welcome you all again. I'm your chemistry tutor, Yasir sir, and this is video lecture number 7 for the class 11th. We are discussing the chapter States of Matter, dear students. और आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा जो लेक्चर है, टॉपिक का नाम जो है हमारा, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ. Today's topic is about Gay-Lussac's law. Gay-Lussac's law. इस लॉ को एक और लॉ से जो है एक और नाम से जाना जाता है और वो नाम है एमॉन्टन्स लॉ. इसको एमॉन्टन्स लॉ भी कहते हैं. तो ये हमारा आज का टॉपिक है गे-लुसैक्स लॉ, या जिसको आप एमॉन्टन्स लॉ भी कहोगे. देखिए मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 में चार्ल्स लॉ पढ़ाया. अगर आपको चार्ल्स लॉ अच्छे से समझ आया है तो गे-लुसैक्स लॉ बिल्कुल वैसा ही है. बस यहाँ पे एक जो डिफरेंस है वो ये है कि वहाँ पे आप डियर स्टूडेंट्स प्रेशर कांस्टेंट रखते थे और आप वेरिएशन देखते थे टेम्परेचर का विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम. यहाँ पे आपको वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है और आपको देखना है दैट हाउ डज प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. ठीक है ना. तो पहली बात आपको ये याद रखना है दैट ये टॉपिक जो है यानी कि गे-लुसैक्स लॉ जिसको कहते हैं, दैट इट गिव्स अस द रिलेशनशिप. मैं यहाँ पे लिखता हूँ इट गिव्स अस द रिलेशनशिप between it gives us the relationship between the pressure between the pressure of gas between the pressure of certain amount of gas, because आप amount भी constant लेते हैं, वैरी भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं. certain amount लिखो या certain mass of gas, certain amount of gas and Kelvin temperature at constant volume. इस चीज को समझिए, at constant volume. बिल्कुल चार्ल्स लॉ से बहुत चीजें रिलेटेड है. वहां पे हम डियर स्टूडेंट्स क्या करते थे, वहां पे हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते थे और वॉल्यूम का रिलेशन देखते थे टेम्परेचर पे. यहाँ पे आपको वॉल्यूम को ही कांस्टेंट रखना है और आपको देखनी है रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड केल्विन टेम्परेचर. प्रेशर एंड केल्विन टेम्परेचर पे आपको जो है आपस में आपको रिलेशनशिप देखनी है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये लॉ बेसिकली क्या है, दिस लॉ गिव्स अस द रिलेशनशिप, द डिपेंडेंस ऑफ the pressure of a certain amount of a gas and it is Kelvin temperature at constant volume. तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया, मैं यहाँ पे फिर से आपको वो चीजें समझाऊंगा. जैसे मान लो अगर एट 0 डिग्री सेल्सियस एक गैस लेंगे आप एक चैम्बर में और 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपको जो भी उस गैस का वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट रखेंगे, वो आप चेंज नहीं करेंगे. ठीक है ना. 0 डिग्री सेल्सियस पे वो गैस जो एक्सर्ट प्रेशर करेगा वो कितना करेगा, लेट सपोज वो एक्सर्ट करेगा प्रेशर पी नॉट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा. चार्ल्स लॉ में मैं वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता था एज वी नॉट, तो यहां पे मुझे प्रेशर के साथ देखना है तो मैं पी नॉट लिखूंगा. और मुझे बताओ टी डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना प्रेशर होगा, मैं लिखूंगा पी टी. ठीक है ना. सबको क्लियर हो रहा है. देखिए रिलेशनशिप वही है दैट at constant volume the pressure exerted by a certain amount of a gas increases or decreases by 1 divided by 273 of its pressure at 0 degree centigrade with every 1 degree rise or fall in temperature. What does it indicate? देखिए मैं यहां पे लिखूंगा पी टी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस, ध्यान दीजिए, पी नॉट डिवाइडेड बाई 273 इंटू टी डिग्री सेंटीग्रेड. ये बात समझिए. अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको चार्ल्स लॉ पढ़ाया था वहां पे हमें पहले इक्वेशन ये आई थी, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई 273. हालांकि अगर आप 0.15 भी लिखेंगे तो यहाँ पे मैंने वो नेग्लेक्ट कर दिया, आप हालांकि लिख सकते हैं टी डिग्री सेंटीग्रेड. देखिए आप इस रिलेशन और इस रिलेशन में फर्क क्या है. यहाँ पे वेरिएशन टेम्परेचर का विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम है और यहाँ पे वेरिएशन टेम्परेचर का विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर है. वहां पे आप प्रेशर कांस्टेंट रखते थे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हो, बाकी चीजें बिल्कुल सेम. अब देखिए यहाँ पे मुझे बताइए यहाँ पे पी टी क्या है. व्हाट इज पी टी? पी टी रिप्रेजेंट इज द प्रेशर.
PT represents the pressure at T डिग्री सेंटीग्रेड। पता है ये P नॉट क्या है? P नॉट तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इट इज द प्रेशर एट, यहाँ पे लिखता हूँ, इट इज द प्रेशर, इट रिप्रेजेंट्स द प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सबको समझ आ रहा है ना? और TC क्या है? T डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये है आपका गिवन टेम्परेचर जिस पे आपने ये रिलेशन देखनी है, गिवन टेम्परेचर जिसकी आप बात कर रहे हो। मैंने कहा आपका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ पे सीधे आपको P नॉट को मल्टीप्लाई 1 से करना है। समझ आ रही है ना बात? अगर आपका 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखना कितना वेरिएशन आएगा डियर स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे 2 डिग्री देना, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 करना है। 3 डिग्री पे मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा। अगर आपको -1 डिग्री पर देखना है तो आपको यहाँ पे -1 लिखना पड़ेगा, तो माइनस इसके साथ जाएगा तो जाहिर सी बात है ये नेगेटिव में जाएगा। सबको क्लियर हो रहा है ना? तो कहने का मतलब ये है दैट आप जब एक गैस लेते हो एक कंटेनर में, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, मैं फिर से समझाता हूँ, मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लो मैंने एक गैस लिया और इस गैस का वॉल्यूम जो है, इस गैस का जो है फिक्स्ड वॉल्यूम है, बिकॉज वॉल्यूम मुझे चेंज नहीं करना है, वॉल्यूम मुझे कांस्टेंट रखना है। और मान लो इस गैस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो प्रेशर है वो P नॉट है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपको। लेकिन उसके बाद क्या करोगे, अगर मान लो आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, मान लो अगर आपने 1 डिग्री कर दिया, तो उस टाइम जो प्रेशर में इंक्रीमेंट होगा वो कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाई 273 किसका होगा? जो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम 0 पे था वो कितना है? वो P नॉट। अब 1 डिवाइड बाई 273 इंटू P नॉट लिखो, या सीधे लिखो P नॉट डिवाइडेड बाई 273। ये इंक्रीमेंट होता है, ये किस में होगा? ये इसमें होगा। तो नया प्रेशर कितना होगा, यानी कि जिसको मैं लिखूंगा P एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा डियर स्टूडेंट्स? ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था 0 पे? वो तो P नॉट था। और इस P नॉट पे कितना इंक्रीमेंट हुआ? वो तो इंक्रीमेंट इतना हुआ। इसका मतलब है P नॉट डिवाइडेड बाई 273। अब कहने का मतलब ये है, अब आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, मुझे नहीं पता है कितना है, मैंने टेम्परेचर लिखा T डिग्री सेंटीग्रेड। तो T डिग्री सेंटीग्रेड हम सीधे लिखते हैं, यहाँ पे देखो P 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय लिखूंगा मैं PT उस टेम्परेचर पे इज इक्वल टू P नॉट यहाँ पे भी है प्लस P नॉट डिवाइडेड बाई 273। अब यहाँ पे सिंस मल्टीप्लाई 1 था इसलिए बिकॉज ये 1 डिग्री पे था। अब यहाँ पे कितना है? यहाँ पे टेम्परेचर T है, मुझे नहीं पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे T डिग्री सेंटीग्रेड रखा। ये चीजें मैं ऑलरेडी आपको चार्ल्स लॉ में भी क्लियर करा चुका हूँ, चेक कीजिए आप। बस अब ज्यादा कुछ है नहीं, ये तो बहुत ईजी है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं दैट PT इज इक्वल टू P नॉट, यहाँ से मैं कॉमन निकालूंगा तो मैं लिखूंगा ऐसे P नॉट इंटू 1 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई 273। यहाँ पे आप लिख सकते हो 273 प्लस 15, एग्जैक्ट वैल्यू अगर लिखेंगे प्रिसाइज तो वो बराबर होगा। तो चलो कोई मसला नहीं है। अब देखिए यहाँ पे व्हाट इज PT? PT is the temperature, PT is the pressure exerted by the gas at this temperature. P naught is the pressure exerted by the certain amount of a gas at 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पे जरा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, PT किसके बराबर हो गया? P नॉट तो मैं ऐसे लिखूंगा। अब देखिए यहाँ पे 273 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज 273 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड, सबको क्लियर हो रहा है ना, डिवाइडेड बाई 273। इज इट क्लियर टू यू? चेक इट आउट नफसी। चलिए ये पोर्शन रेज करते हैं। देखिए मैं फिर से लिखता हूं यहाँ पे विच इंप्लाइज PT इज इक्वल टू P नॉट। अब देखो 273 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस जब उसमें आप 273 करते हो ना ऐड, तो वो बनता है टेम्परेचर इन केल्विन। बिकॉज आपको पता है टेम्परेचर इन केल्विन होता है बराबर टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। ओके, तो इसलिए मैंने इसके बजाय यहाँ पे लिखा टेम्परेचर इन केल्विन और डिवाइडेड बाई 270 तो है ही ऑलरेडी, ठीक है ना, ये इसमें मल्टीप्लाई क्वांटिटी है, चेक इट आउट। अब देखिए सिंस PT विल बी इक्वल टू P नॉट प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस, जितना भी है कांस्टेंट होगा, डिवाइडेड बाई 273 तो कांस्टेंट है ही, मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर इन केल्विन। चेक कीजिए कांस्टेंट डिवाइडेड बाई कांस्टेंट, एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से डिवाइड करोगे दैट्स अगेन अ कांस्टेंट। व्हाट डज इट इंडिकेट? इट मींस PT कांस्टेंट के बजाय मैं लिख सकता हूं यहाँ पे इज इक्वल टू K, मैंने K से रिप्रेजेंट किया, मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर इन केल्विन दैट इज TK। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा P नॉट जो कि कांस्टेंट है डिवाइडेड बाई 273 जो कि एक और कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट के बराबर होगा दैट इज इक्वल टू K।
सबको क्लियर हो गया ना? अब देखो, when we have equality sign with the constant, we have equality sign with the constant, can I change that into proportionality? proportionality जब हम equality sign में change करते हैं तो हम उसके लिए constant multiply करते हैं. यहाँ पे equality sign है और constant है, तो मैं इसके लिए proportionality sign जो है वो डाल दूंगा. तो ये यहाँ पे मैं स्टार डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा, चेक कीजिए यहाँ पे, तो किसके बराबर होगा? therefore Pt will be directly proportional to temperature in Kelvin. That's it. Now what does it mean? लेकिन आपको ऑलरेडी पता है वॉल्यूम हमने जिगर कांस्टेंट रखा है, तो देखिए यहाँ पे एक और आपकी डेफिनेशन आ गई, दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सर्टेन अमाउंट ऑफ अ गैस, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सर्टेन अमाउंट ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स केल्विन टेम्परेचर. जब आप एक कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स रखते हो जिसमें आपका गैस है, यानी कि कंटेनर को अब उसका साइज आप इंक्रीज नहीं करते हो, यानी कि आप गैस को एक्सपैंड नहीं होने देते हो, जितना वॉल्यूम है उतना ही रखते हो. लेकिन आपने क्या किया काम, अब आप बाहर से टेम्परेचर दे रहे हो, जितना आप टेम्परेचर डियर स्टूडेंट दोगे प्रेशर इतना ही इंक्रीज होगा. अब कैसे इंक्रीज होता है? जब आप एक कंटेनर में जिसमें फिक्स्ड वॉल्यूम है, जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम है, जब आपने टेम्परेचर दिया, आप हीट कर रहे हो बेसिकली, तो हीट की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, तो वो एक दूसरे के साथ कोलिजन जो है वो ज्यादा रेट पे करते हैं, क्योंकि द नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीजेस, और जितना नंबर ऑफ कोलिजन्स मॉलिक्यूल्स के दरमियान और उस कंटेनर के वॉल पे इंक्रीज होता है, उतना ही प्रेशर इंक्रीज होता है, बिकॉज द प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोलिजन्स व्हिच आर ऑपरेटिंग इन दैट वेरी सिस्टम. तो इसका मतलब यहाँ पे है दैट at constant volume, this is the statement of Gay-Lussac's law, this is the statement, I am giving the statement, at constant volume the pressure exerted by a certain amount of a gas, certain mass of a gas is directly proportional to its Kelvin temperature. You are getting what I am saying? अब बहुत सिंपल सा फंडा ये है. अगर मैं फिर से इस चीज को ऐसे लिखूंगा, सिंस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद द कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर इन केल्विन. कहने का मतलब क्या है, चेक कीजिए. क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट Pt डिवाइडेड बाय टेम्परेचर डिवाइड कीजिए, दैट इज Tk, वो किसके बराबर है, वो कांस्टेंट के बराबर है. अनदर स्टेटमेंट, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. अनदर स्टेटमेंट ऑफ Gay-Lussac's law is that at constant volume the ratio of the pressure exerted by the certain amount of a gas to its Kelvin temperature is always a constant quantity. ये चेंज नहीं होगा. मतलब अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे, प्रेशर वैसे ही चेंज होगा, बट द रेशियो ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट. याद है आपको चार्ल्स लॉ में क्या आता था, वहां पे V/T जो है वो कांस्टेंट आता था, बिकॉज वहां पे रिलेशनशिप ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे देखते थे. यहाँ पे रिलेशनशिप प्रेशर एंड टेम्परेचर में है, तो यहाँ पे इस केस में P/T का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आएगा. इस चीज को समझिए आप. आई होप इट्स क्लियर. सब बच्चों को समझ आ गया ना? बहुत सिंपल है. अब चेक कीजिए, तो क्या है स्टेटमेंट अब Gay-Lussac's लॉ का? Gay-Lussac's लॉ को एमॉन्टन्स लॉ भी कहते हैं, और एमॉन्टन एक साइंटिस्ट का नाम था, हालांकि इन्होंने इंडिपेंडेंटली एक्सपेरिमेंट्स किए. एमॉन्टन ने इसी बेसिस पे 1703 में एक थर्मोमीटर जो है वो बनाया, एक थर्मोमीटर डिवाइस किया, जिस थर्मोमीटर का नाम पड़ा एयर थर्मोमीटर. और इस एयर थर्मोमीटर से इसने ये प्रूव करके दिया दैट हम टेम्परेचर जान के, इफ वी नो द टेम्परेचर ऑफ अ गैस वी कैन नो इट्स प्रेशर. वो तो यही है ना, अगर आपको टेम्परेचर पता है आप उसका प्रेशर जान सकते हो, बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम वहां पे आपको डियर स्टूडेंट्स कांस्टेंट रखना पड़ेगा. सो ये यही बात हुई दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर exerted by the certain amount of a gas is directly proportional to its Kelvin temperature. And this law was independently and separately given by two scientists. एक का नाम था Gay-Lussac, दूसरे का नाम था Emonton. Therefore this law is also called as Gay-Lussac's law or Emonton's law. सबको क्लियर हो गया? Now it's a very simple thing that if, चेक कीजिए, ये अब मेरा एक गैस है, सिस्टम है, चेक कीजिए, इस सिस्टम में प्रेशर जो है वो P1 है और टेम्परेचर जो है वो T1 है. वॉल्यूम तो कांस्टेंट रखना ही आपको, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, उसमें तो कोई शक है नहीं, ये तो ऑलरेडी आपको पता है. अब मान लो मैंने क्या किया काम, मैंने सिस्टम में क्या किया, मैंने इस सिस्टम में वॉल्यूम मैंने सेम रखा. मान लो जितना यहाँ पे वॉल्यूम था उतना मैंने यहाँ पे भी रखा, ये मान लो इक्वल वॉल्यूम. इसका मतलब है वॉल्यूम V कांस्टेंट यहाँ पे भी है. चेक कीजिए.
अब मान लो मैंने प्रेशर जो है वो चेंज किया, या चलो मैं पहले टेम्परेचर चेंज करता हूँ। मैंने टेम्परेचर चेंज किया फ्रॉम T1 टू T2। जब आप टेम्परेचर ही चेंज करोगे, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ही, तो प्रेशर क्या होगा चेंज। लेट्स सपोज द प्रेशर गेट्स चेंजेस टू P2। बट इन सच अ वे अगर यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स चेक इट आउट, अगर यहाँ पे P1 डिवाइडेड बाई T1 किसके बराबर है, K के बराबर, तो इसका मतलब है यहाँ पे P2 डिवाइडेड बाई T2 भी K के बराबर होगा। इस बात को समझिए आप। बिकॉज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, pressure gets increased. You decrease the temperature, pressure gets decreased in such a way so that the ratio of the pressure and that corresponding Kelvin temperature is always a constant quantity. तो इस चीज से आपको समझ क्या आ रहा है यहाँ पे? It means the another form of Gay-Lussac's law is that P1T1 is always equivalent to P2T2. This is the another statement of Gay-Lussac's law. तो ये प्रॉब्लम, ये जो मैंने इक्वेशन ब्लॉक में रखी है आपको, इससे आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारी सॉल्व कर सकते हो, जिसमें 4 वेरिएबल्स में से आपको 3 दिए होंगे और आपको एक आराम से निकालना पड़ेगा। और एक और तरीका ये है, अगर मैं प्रेशर अपनी जगह रखूं, ये P2 नीचे ले लूं तो ये P2 बन जाएगा, और इस टेम्परेचर को ऊपर लूंगा तो इट विल बी T1 डिवाइडेड बाई T2। तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ Gay-Lussac's लॉ। आई होप इट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब क्या है, सिंपल अगर आप देखेंगे, सिंपल डेफिनेशन Gay-Lussac's लॉ की क्या है, दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सर्टेन अमाउंट ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स केल्विन टेम्परेचर। जब आप एक गैस का एक कंटेनर में वॉल्यूम फिक्स रखते हो और उसके बाद जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, उसकी वजह से नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है इंक्रीज होते हैं, और जितना वो कोलाइड एक दूसरे के साथ करते हैं और उस कंटेनर के वॉल के साथ करते हैं, उतना ही डियर स्टूडेंट्स को उस पर प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। एंड अगर हम ग्राफ की अब बात करेंगे, देखिए नाउ इफ वी प्लॉट अ ग्राफ, अगर हम ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ मुझे किसके दरमियान प्लॉट करना पड़ेगा, ये तो अब आपको समझ आया होगा। जो दो वेरी कर रहे हैं, किस किस के दरमियान वेरिएशन देखा जा रहा है, टेम्परेचर एंड प्रेशर के दरमियान। तो मान लो यहाँ पे मैंने प्रेशर एक्सिस ले ली, चेक कीजिए, ये मैंने प्रेशर एक्सिस ले ली यहाँ से, और मान लो ये मैंने टेम्परेचर एक्सिस ले ली यहाँ से। देखिए जाहिर सी बात है, और ये वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये वैल्यू तो जीरो है यहाँ पे। अब देखो ये टेम्परेचर भी यहाँ पे जीरो है, प्रेशर भी जीरो है, लेकिन मैंने आपको पहले ही समझाया 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का ना ही वॉल्यूम जीरो नहीं होगा। जब वॉल्यूम जीरो नहीं होगा तो प्रेशर भी जीरो नहीं होगा, बिकॉज अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम है तो उसका मतलब उसका कुछ ना कुछ प्रेशर भी होगा। तो मान लो मैं एक ग्राफ अगर प्लॉट करता हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस पे एक गैस का कितना प्रेशर है, मैं कहूँगा सपोज इतना है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप देखोगे वेरिएशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन आएगा। सबको क्लियर हुआ। और यहाँ पे जो उस गैस का प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट। अब जितना भी होगा दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन आया, स्ट्रेट लाइन से आपको क्या समझ आ रहा है, स्ट्रेट लाइन से आपको ये समझ आ रहा है दैट प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है, प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है, इसीलिए ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है। लेकिन सिंस दिस ग्राफ, जिसका आप नाम भी कुछ रख सकते हो, जो भी है इसका नाम आप ए भी रख सकते हो, सिंस दिस ग्राफ विच इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस अ कर्व या दिस अ ग्राफ, मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये जो ग्राफ है दिस अ ग्राफ, लेकिन कौन सा ग्राफ है, चलो मैं ऐसे लिखता हूं, ये ग्राफ जो है बेसिकली ये इसको ऐसे कहते हैं पीटी ग्राफ, प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान, लेकिन टेम्परेचर कौन सा यहाँ पे, केल्विन टेम्परेचर, इसको पीटी ग्राफ भी कह सकते हैं। पीटी ग्राफ जो यहाँ पे है, चेक कीजिए, पीटी ग्राफ जो है यहाँ पे कौन सी लाइन है, लाइन ए बी है, दैट इज लाइन ए बी। इस ग्राफ में कांस्टेंट क्या है, वेरिएशन तो प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान है, लेकिन सिंस द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, देयरफॉर इस ग्राफ को हम कहते हैं आइसोकोर। आइसोकोर जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उन ग्राफ्स को आइसोथर्म कहते हैं, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, चार्ल्स लॉ में जो किया उसको आइसोबार कहते हैं, और जिनमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है माय डियर स्टूडेंट्स हम उन ग्राफ्स को आइसोकोर कहते हैं। आइसो का मतलब है सेम एंड कोर इज रिलेटेड टू वॉल्यूम, ठीक है। और अगर आप डिफरेंट गैसेस का देखेंगे कर्व, जैसे मैं यहाँ पे डालूंगा, सपोज देखिए बहुत सिंपल है, ये प्रेशर एक्सिस है, ये टेम्परेचर एक्सिस है, ठीक है ना,
अगर डिफरेंट गैसेस का लेंगे, सबके पी नॉट वैल्यू सेम नहीं हो सकते, वेरी करेंगे। चेक कीजिए यहाँ पे, मान लो मैंने यहाँ पे लिया V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3, दीज आर 3 आइसोकोर्स। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जिसका या प्रेशर ज़्यादा होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा, बिकॉज बॉयल्स लॉ में आप पढ़े हो दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। लेकिन उसमें क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। ये तो बॉयल्स लॉ है, ये सब समझे है ना। अगर आप इस टेम्परेचर की आप बात करोगे, बताओ इस टेम्परेचर पे क्या है, तो बताओ इस कर्व के लिए कितना प्रेशर है, वो तो इतना है। सबको समझ आ रहा है ना। अब जब प्रेशर इतना है, इस कर्व के लिए प्रेशर इतना है और इस कर्व के लिए प्रेशर इतना है, जिस जिस कर्व के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर प्रेशर ज्यादा होगा, इसका मतलब है वहां पे उतना ही वॉल्यूम कम होगा, बॉयल्स लॉ। तो बताओ मुझे फिर, जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां वॉल्यूम कम होगा, तो किस में प्रेशर ज्यादा है, वो तो इस वाले कर्व में है। तो बताओ यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, V1 है, वो सबसे कम होगा। तो इसका मतलब ये है दैट V1 विल बी लेस देन V2 विल बी लेस देन V3। इन ग्राफ्स को हम आइसोकोर्स कहते हैं। तो ये जो मैंने आपको अभी रिलेशन बताई, दैट वो रिलेशन क्या थी, दैट P1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई T2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये गिब्स-लैक्स लॉ का एक जो है इक्वेशनल फॉर्म है, जिसमें आपको बताया जाएगा, लेट अस सपोज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड में अगर दिया है तो वो पहले केल्विन में चेंज करना, बिकॉज ये केल्विन टेम्परेचर है। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड या एट 298 केल्विन, the pressure exerted by the gas is, for example, this much atmosphere. What will be the pressure exerted by the same amount of a gas at 300 Kelvin? तो आपको ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो आपको P2 निकालना है। आपको कभी कभार ये तीन पता हो गया, आपको P1 निकालना पड़ेगा। आपको कभी कभार प्रेशर P2 पता होगा, P1 पता है, T1 पता है, तो आपको T2 निकालना पड़ेगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको इक्वेशन याद रखनी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज वीडियो लेक्चर नंबर 7, जिसमें हमने गिब्स-लैक्स लॉ पढ़ा, जिसको एमोंटन्स लॉ भी कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा एक और लॉ जो है वो कंप्लीट होता है, जो कि लेक्चर नंबर 7 है। इंशाल्लाह आप प्लीज़, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है बहुत सारी बुक्स पे दी गई है, आप प्लीज़ उनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, दैट इज़ वीडियो लेक्चर नंबर 8, और उसमें हम कुछ और लॉज पढ़ेंगे, एवोगैड्रोस लॉ के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह हम धीरे धीरे ये यूनिट जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे और इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आप नोट्स बनाते जाइए और प्लीज़ जो है वीडियो लेक्चर्स स्टार्ट से देखिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिए।